हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी क्लासेस। अभी तक हम लोगों ने मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के अंदर हिस्टामिन चैप्टर में हिस्टामिन H1 रिसेप्टर के बारे में स्टडी कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के बारे में स्टडी करेंगे। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर कंपोज होता है 359 एमिनो एसिड्स का। वहीं इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का वो होता है 40 किलो डाल्टन। हम लोग किलो डाल्टन को केडी से डिनोट करते हैं। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर भी ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही अपना एक्शन शो करता है। और हम जानते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है ये भी अपना एक्शन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही अपना एक्शन शो कर रहा था। लेकिन जो हिस्टामिन H1 रिसेप्टर का 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है वो डिफरेंट होता है हिस्टामिन H2 का जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है उससे। ये दोनों ही रिसेप्टर के जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। आइए हम एक डायग्राम की मदद से समझेंगे कि किस प्रकार हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एवं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे किस प्रकार हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपना एक्शन शो कर रहा था। जो हमारा हिस्टामिन H1 रिसेप्टर है एवं हिस्टामिन H2 रिसेप्टर है ये दोनों ही अपना एक्शन 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही शो करते हैं। लेकिन हिस्टामिन H1 एवं हिस्टामिन H2 का जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट होता है। इस डायग्राम की मदद से हम क्लियर करेंगे। आइए सबसे पहले हम इस 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के पार्ट्स के बारे में थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे ये जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है एवं जिसको मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है एवं जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का इंट्रा सेलुलर पार्ट है एवं जिसको मैंने पिंक कलर से मार्क करके रखा है ये 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर है। इस 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर का आधा पार्ट एक्स्ट्रा सेलुलर की तरफ है एवं आधा इंट्रा सेलुलर पार्ट के तरफ है। इन सब के साथ ही इस रिसेप्टर को हम लोग 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस किया है। आप देख पा रहे होंगे ये जो जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है और इस सेल मेम्ब्रेन को ये जो हमारा रिसेप्टर है जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये 7 टाइम क्रॉस किया है हमारे सेल मेम्ब्रेन को, इसलिए इसे हम 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। इस रिसेप्टर के दो एंड है, एक एंड जिसे हम एन टर्मिनल कहते हैं एवं एक एंड को हम लोग सी टर्मिनल कहते हैं। आप देख पा रहे होंगे जिस एंड को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये एन टर्मिनल है एवं जिस एंड को मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये सी टर्मिनल है। एन टर्मिनल के जगह फंक्शनल ग्रुप के तौर पे NH2 अटैच होता है। वहीं बात करें सी टर्मिनल की तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे COOH अटैच होता है। इस रिसेप्टर का जो एन टर्मिनल होता है ये ग्लाइकोसाइलेटेड साइट होता है। वहीं बात करें इस रिसेप्टर का सी टर्मिनल ये फॉस्फोराइलेटेड साइट होता है। आइए अब हम लोग इस स्ट्रक्चर में देखते हैं कि किस प्रकार हमारा हिस्टामिन H1 एवं हिस्टामिन H2 ये दोनों ही रिसेप्टर का जो 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है वो कैसे एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होता है। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस रिसेप्टर का जो थर्ड इंट्रासेलुलर लूप होता है ये छोटा होता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में। वहीं बात करें हिस्टामिन H1 रिसेप्टर में तो ये जो थर्ड इंट्रासेलुलर लूप है ये छोटा नहीं होता है। वहीं बात करें सेकेंड डिफरेंस की तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में जो सी टर्मिनल लूप होता है ये लॉन्गर होता है हमारे हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में। वहीं बात करें हिस्टामिन H1 रिसेप्टर में तो ये लॉन्गर नहीं होता है सी टर्मिनल लूप हिस्टामिन H1 रिसेप्टर में। यही बेसिक डिफरेंट होता है हिस्टामिन H1 एवं हिस्टामिन H2 के 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर में। इस 7 ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही जो हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर है ये अपना एक्शन शो करता है। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस के स्टडी से हमें ये पता चला कि जो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड एवं ट्रांसमेम्ब्रेन फिफ्थ है ये रिस्पॉन्सिबल होता है लिगेंड्स के बाइंडिंग के लिए। आप अपने डिस्प्ले पे जिस डायग्राम को देख पा रहे होंगे ये हिस्टामिन है और ये हिस्टामिन बाइंड करेगा हमारे हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड एवं ट्रांसमेम्ब्रेन फिफ्थ से।
और हम जानते हैं कि हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में 3 नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होते हैं, 2 साइक्लिक रिंग अर्थात इमिडाजोल वाला रिंग एवं एक स्ट्रेट चेन वाला नाइट्रोजन। ये 3 नाइट्रोजन हमारे हिस्टामिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। अगर आपने हिस्टामिन के नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे जिस नाइट्रोजन को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये अल्फा नाइट्रोजन है एवं ये अटैच होता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड के साथ। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का जो ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड है, इस ट्रांसमेम्ब्रेन थर्ड का एस्पार्टेट रेसिड्यू अटैच होता है हमारे अल्फा नाइट्रोजन के साथ। वहीं जिस नाइट्रोजन को मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है ये टाउ नाइट्रोजन है एवं इस टाउ नाइट्रोजन से हमारा ट्रांसमेम्ब्रेन फिफ्थ अटैच होता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर का। एवं जिस नाइट्रोजन को मैंने येलो कलर से मार्क करके रखा है ये पाई नाइट्रोजन है एवं इस पाई नाइट्रोजन से लाइसिन अटैच होता है, जिसके कारण हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है और वो फंक्शनल चेंजेस लाता है हमारे सेल के अंदर। हमारे बॉडी में अधिकांश टिश्यू में जहाँ हिस्टामिन H2 रिसेप्टर पाया जाता है ये हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपने सिग्नल का ट्रांसडक्शन जी अल्फा को एक्टिवेट करके ही करता है। जैसे ही हिस्टामिन H2 रिसेप्टर हमारे जी अल्फा एस को एक्टिवेट करता है ये जी अल्फा एस हमारे सेल मेम्ब्रेन से एक एडिनाइलेज साइक्लेज एंजाइम होता है उसको ये स्टिमुलेट कर देता है और ये एडिनाइलेज साइक्लेज प्रमोट करता है साइक्लिक एएमपी के सिंथेसिस को। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर है ये एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है। आइए अब हम लोग अगली स्लाइड में देखेंगे कि किस प्रकार जब हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन करता है और ये साइक्लिक एएमपी कौन कौन से फंक्शन को हमारे सेल के अंदर रेगुलेट करता है। आप अपने डिस्प्ले पे इस डायग्राम को देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम की मदद से हम स्टडी करेंगे किस प्रकार हिस्टामिन H2 रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो कौन कौन से केमिकल चेंजेस होते हैं उस हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के अंदर। हिस्टामिन सब टाइप रिसेप्टर जैसे H1, H2, H3 एवं H4 ये चारों सब टाइप रिसेप्टर अपना जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करते हैं वो हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही करते हैं। और आप अपने डिस्प्ले पर जिस स्ट्रक्चर को देख पा रहे हैं ये हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है एवं इस रिसेप्टर के थ्रू ही हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपना एक्शन शो करेगा। आइए सबसे पहले इस स्ट्रक्चर के पार्ट को देखते हैं। जिस पार्ट को मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट है एवं जिसको येलो कलर से मार्क करके रखा है ये सेल मेम्ब्रेन है एवं जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये सेल का इंट्रा सेलुलर पार्ट है एवं जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है ये न्यूक्लियस है। आप अपने डिस्प्ले पे जिस रिसेप्टर को देख पा रहे होंगे ये हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है एवं इस रिसेप्टर के 2 टर्मिनल होते हैं N टर्मिनल एवं C टर्मिनल। जिस टर्मिनल को मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये N टर्मिनल है एवं जिस टर्मिनल को मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है ये C टर्मिनल है। N टर्मिनल इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप के तौर पे NH2 अटैच होता है, वहीं C टर्मिनल के तौर पर जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है COOH। ये COOH फंक्शनल ग्रुप के तौर पे यहाँ पे C टर्मिनल पे अटैच होता है इसलिए हम C टर्मिनल कहते हैं। और आप देख पा रहे होंगे इसको हम 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस कर पाए। आप देख पा रहे होंगे मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है ये हमारे सेल मेम्ब्रेन को 7 टाइम क्रॉस किया है इसलिए इसे हम 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कहते हैं। एवं ये जो 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये रिसेप्टर अटैच होता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ। आप देख पा रहे होंगे जिस स्ट्रक्चर को मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है ये जी प्रोटीन है कपल रिसेप्टर है और इस जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के 3 सब यूनिट होते हैं जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा। ये तीनों ही सब यूनिट जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा को आपस में बाइंड करके रखता है जीडीपी। अर्थात जब तक जीडीपी अटैच रहेगा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट से ये तीनों ही सब यूनिट को आपस में ज्वाइंट करके रखता है और जैसे ही अगर जीडीपी के जगह अगर जीटीपी आ गया
तो ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा को आपस में बाइंड करके नहीं रखेगा। और हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपना जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन होता है वो 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के थ्रू ही देता है। और ये जो 7 हेप्टाहेलिकल ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये लिंक रहता है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ, जिसके द्वारा ये हमारा हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपना एक्शन शो कर सकता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर अपना जो भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करता है वो 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एवं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के साथ ही अपना कोई भी फिजियोलॉजिकल फंक्शन शो करता है। आइए अब हम लोग इस डायग्राम की मदद से देखेंगे किस प्रकार इस हिस्टामिन H2 रिसेप्टर से हिस्टामिन आकर बाइंड होता है और हिस्टामिन H2 रिसेप्टर में किस प्रकार के चेंजेस आते हैं। आप अपने डिस्प्ले पर देख पा रहे होंगे इस रिसेप्टर का जो एन टर्मिनल है, इस एन टर्मिनल से जैसे ही लिगेंड्स या फिर हिस्टामिन आकर बाइंड होता है ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। और जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये एक्ट करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। आप देख पा रहे होंगे जिसको मैंने रेड कलर से मार्क करके रखा है। ये जो हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर है ये एक्ट करता है ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। जब 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से आकर लिगेंड्स या फिर हिस्टामिन आकर बाइंड हुआ तो ये एक्ट किया ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। और हम जानते हैं कि जो हमारा ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर होता है ये जीडीपी को चेंज कर देता है जीटीपी में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर होता है ये जी प्रोटीन के साथ अटैच होकर अपना एक्शन शो करता है। आप देख पा रहे होंगे इसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है। ये जो जी प्रोटीन है इस जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं, जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा। ये तीनों सब यूनिट आपस में अटैच होते हैं जीडीपी की मदद से। आप देख पा रहे होंगे ग्रीन कलर से मैंने मार्क करके रखा है इस स्ट्रक्चर को। ये जी प्रोटीन है और ये जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट है अल्फा, बीटा, गामा। ये तीनों ही सब यूनिट को आपस में बाइंड करके रखता है जीडीपी। और जैसे ही हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ ये एक्ट किया ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर की तरह। और ये ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर जो होता है ये जीडीपी को चेंज कर देता है जीटीपी में। तो जो हमारा जी प्रोटीन के तीनों सब यूनिट हैं ये आपस में बाइंड हैं जीडीपी के कारण। और ये जीडीपी अगर जीटीपी में चेंज होगा तो हमारा जो जी प्रोटीन के तीनों सब यूनिट है जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा ये तीनों आपस में अटैच नहीं रहेंगे। यहाँ से जो जी अल्फा है ये यहाँ से फ्री हो जाएगा। और जैसे ही जी अल्फा फ्री होगा ये एक्टिव फॉर्म में आ जाएगा। आसान शब्दों में कहा जाए तो जो हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर होता है इसको एक्टिवेट करता है 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर। आप देख पा रहे होंगे जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई भी लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ ये 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ और ये जीडीपी को जीटीपी में चेंज कर दिया। और ये जो जीडीपी था ये हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट को आपस में बाइंड करके रखा था। ये एक्टिव फॉर्म में हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिव फॉर्म में नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारा जीडीपी चेंज हुआ जीटीपी में हमारा जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर से जो हमारा जीडीपी अटैच था ये अगर चेंज होता है जीटीपी में तो हमारे जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के तीनों ही सब यूनिट अल्फा, बीटा एवं गामा ये आपस में ब्रेक करते हैं और ये फ्री फॉर्म में आ जाते हैं, अर्थात ये अब एक्टिव फॉर्म में है। और जैसे ही हमारा जी अल्फा, जी बीटा एवं जी गामा फ्री फॉर्म में होते हैं या फिर एक्टिवेट होते हैं तो हमारा बीटा एवं गामा जी प्रोटीन के 2 यूनिट बीटा एवं गामा सेल मेम्ब्रेन से अटैच हो जाते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के द्वारा। साथ ही जो हमारा जी अल्फा है ये जी अल्फा का स्पेशली जी अल्फा एस एक्टिवेट करता है एडिनाइलेस साइक्लेज को। आप देख पा रहे होंगे जो हमारा गामा एवं बीटा है ये जाकर अटैच हो रहा है हमारे सेल मेम्ब्रेन से, जिसको मैंने ब्लैक कलर से मार्क करके रखा है। एवं जो हमारा अल्फ़ा एस है जी अल्फ़ा एस ये एक्टिवेट कर रहा है एडिनाइलेस साइक्लेज को। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पॉजिटिव साइन मैंने मेंशन करके रखा है, अर्थात ये जो हमारा जी अल्फ़ा एस है ये एक्टिवेट किया एडिनाइलेस साइक्लेज को। और हम जानते हैं कि जो भी एडिनाइलेस साइक्लेज है जब ये एक्टिवेट होता है तो ये हमारे सेल के अंदर जितने भी एटीपी होते हैं उनको चेंज कर देता है साइक्लिक एएमपी में। और जैसे ही ये साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है ये
हमारे लिए सेकेंडरी मैसेंजर का काम करता है, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में हमारा प्राइमरी मैसेंजर लिगेंड्स था। जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई भी लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ, ये प्राइमरी मैसेंजर का काम किया, एवं जो हमारा साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हुआ है, ये साइक्लिक एएमपी सेकेंडरी मैसेंजर का काम करेगा। और जैसे ही हमारे सेल के अंदर सेकेंडरी मैसेंजर अर्थात साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन हो जाता है, ये साइक्लिक एएमपी एक्टिवेट करता है हमारे सेल के अंदर उपस्थित प्रोटीन काइनेज ए को। आप देख पा रहे होंगे मैंने ब्लू कलर से मार्क करके रखा है, ये प्रोटीन काइनेज ए है एवं इसको एक्टिवेट करता है हमारे साइक्लिक एएमपी अर्थात सेकेंडरी मैसेंजर। और ये जो प्रोटीन काइनेज ए है, इसके 4 सब यूनिट होते हैं। 2 सब यूनिट होते हैं कैटालिटिक सब यूनिट एवं 2 रेगुलेटरी सब यूनिट। हमारे सेल के अंदर प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन जैसे ही हमारा साइक्लिक एएमपी आता है, ये हमारे प्रोटीन काइनेज ए को एक्टिवेट कर देता है। क्योंकि आप देख पा रहे होंगे इस प्रोटीन काइनेज ए के 4 सब यूनिट है, 2 कैटालिटिक सब यूनिट एवं 2 रेगुलेटरी सब यूनिट। ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है, ये हमारे सेल के अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, लेकिन ये जब तक रेगुलेटरी सब यूनिट के साथ बाइंड रहेगा तब तक ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, इससे अगर जब तक रेगुलेटरी सब यूनिट बाइंड रहेगा, ये एक्टिव फॉर्म में नहीं रहेगा। और जैसे ही साइक्लिक एएमपी का फॉर्मेशन होता है और ये हमारा साइक्लिक एएमपी आकर बाइंड होता है प्रोटीन काइनेज ए के रेगुलेटरी सब यूनिट से, और जैसे ही साइक्लिक एएमपी बाइंड हो गया रेगुलेटरी सब यूनिट से, तो ये हमारा प्रोटीन काइनेज ए का जो कॉम्प्लेक्स है ये ब्रेक करेगा। और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे 2 प्रकार के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है। रेगुलेटरी सब यूनिट और साइक्लिक एएमपी आपस में बाइंड होकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जिसको मैंने ग्रीन कलर से मार्क करके रखा है। ये देख पा रहे होंगे ये जो प्रोडक्ट बना है ये कॉम्प्लेक्स के रूप में होता है। रेगुलेटरी सब यूनिट से बाइंड हुआ है साइक्लिक एएमपी, और ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट था प्रोटीन काइनेज ए का, ये अब एक्टिव फॉर्म में है अर्थात फ्री फॉर्म में है, जिसको मैंने येलो कलर से मार्क करके रखा है। और ये कैटालिटिक सब यूनिट अब हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर इंटर करेगा। आप देख पा रहे होंगे ये जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है, इसको एरो के से मेंशन किया गया है। ये एरो ये बता रहा है कि जो हमारा कैटालिटिक सब यूनिट है ये इंटर कर रहा है सेल के न्यूक्लियस में। और जैसे ही हमारा कैटालिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए का इंटर करता है हमारे सेल के अंदर, प्रोटीन काइनेज ए का जो सब यूनिट है कैटालिटिक सब यूनिट, ये इन्वॉल्व होगा फॉस्फोराइलेशन में, क्योंकि इसके नाम में ही है प्रोटीन काइनेज। काइनेज जहाँ भी होता है ये फॉस्फोराइलेशन कराने में ही इन्वॉल्व होता है। तो हमारा इसका जो सब यूनिट है कैटालिटिक सब यूनिट, ये इन्वॉल्व होगा फॉस्फोराइलेशन में। और जैसे ही ये इंटर करता है न्यूक्लियस में, वहाँ पे ये CREV का फॉस्फोराइलेशन कराता है। जो हमारा CREV है ये एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन होता है। CREV हमारे न्यूक्लियस में इनएक्टिव फॉर्म में पाया जाता है और ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है। CREV को एक्टिवेट करता है हमारा कैटालिटिक सब यूनिट प्रोटीन काइनेज ए का। जैसे ही प्रोटीन काइनेज ए का जो कैटालिटिक सब यूनिट है ये इंटर करता है हमारे न्यूक्लियस में, ये एक्ट करता है CREV का और इसका फॉस्फोराइलेशन कराता है, जिसके कारण इसका जो प्रोडक्ट बनता है CREV का फॉस्फोराइलेटेड प्रोडक्ट बनता है। आप देख पा रहे हैं येलो कलर से मैंने मार्क करके रखा है। इस पे ऊपर ये जो P है ये मेंशन है, क्योंकि ये बता रहा है कि ये जो फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म है CREV का। और जैसे ही हमारे सेल के न्यूक्लियस में फॉर्मेशन होता है CREV का फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म का, ये फॉस्फोराइलेटेड फॉर्म CREV का बाइंड हो जाता है DNA प्रोमोटर सब सीक्वेंस के साथ, और वहाँ पे ये DNA प्रोमोटर सब सीक्वेंस एवं कुछ अदर फैक्टर के साथ बाइंड होकर mRNA का फॉर्मेशन करता है। और आप देख पा रहे होंगे जैसे ही mRNA का फॉर्मेशन हो जाता है, ये हमारे सेल के न्यूक्लियस से बाहर आता है साइटोसोल्स अर्थात इंटरसेलुलर पार्ट में आता है, और वहाँ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। इस पूरे मैकेनिज्म को देखा जाए तो जैसे ही हमारे 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर से कोई लिगेंड्स आकर बाइंड हुआ, ये हमारा 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक प्रकार का सिग्नल जनरेट किया एक स्पेसिफिक प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए। और जैसे ही 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर एक सिग्नल जनरेट किया एक स्पेसिफिक प्रोटीन के फॉर्मेशन के लिए, सेम उसी प्रकार का प्रोटीन का सिंथेसिस कर दिया हमारा सेल का न्यूक्लियस। आप देख पा रहे होंगे ये जो प्रोटीन है ये स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, जिसका
सिग्नल जनरेट हुआ था 7 ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर के द्वारा और ये प्रोटीन के हिसाब से ही सेल रिस्पॉन्स करेगी। साथ ही हमारे बॉडी में कुछ ऐसे भी हिस्टामिन H2 रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो एक्टिवेट होते हैं तो हमारे सेल के अंदर साइक्लिक AMP का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। जब ये एक्टिवेट होंगे तो हमारे सेल के अंदर G प्रोटीन को एक्टिवेट करेंगे और जैसे ही G प्रोटीन स्पेशली कहा जाए तो G अल्फा Q11 को एक्टिवेट करेंगे, जैसे कि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर एक्टिवेट कर रहा था और ये G अल्फा Q11 को एक्टिवेट करेंगे, जिसके कारण हमारे सेल के अंदर IP3 एवं DAG का फॉर्मेशन होगा और हमारे सेल के अंदर इंट्रासेलुलर में कैल्शियम लेवल इंक्रीज हो जाएगा। इस पाथवे को हम लोग एक सेपरेट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उस पाथवे को देख सकते हैं। आइए अब हम लोग H2 रिसेप्टर जितने भी मीडिएटेड फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसके बारे में स्टडी करते हैं। H2 रिसेप्टर हमारे गैस्ट्रिक एसिड के सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, साथ ही हमारे कार्डियोवैस्कुलर फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। हिस्टामिन H2 रिसेप्टर हमारे इम्यून फंक्शन पे भी अपना एक्शन शो करता है। वहाँ पे ये हमारे इसिनोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स में जो कीमोटैक्सिस हो रहा था उसको डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि हिस्टामिन H1 रिसेप्टर हमारे इम्यून सिस्टम में जितने भी एसिनोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स थे उनमें कीमोटैक्सिस को इंक्रीज कर रहा था। लेकिन यहाँ पे H2 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होगा तो हमारे इम्यून सिस्टम में एसिनोफिल्स एवं न्यूट्रोफिल्स के कीमोटैक्सिस को डिक्रीज करेगा। साथ ही हिस्टामिन H2 रिसेप्टर इंड्यूस करता है इंट्रालुकिन 10 को एवं सप्रेस करता है इंट्रालुकिन 12 को। डेंड्रिटिक सेल्स पे अपना इफेक्ट शो करता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर, जिसके कारण सप्रेस हो जाता है इंट्रालुकिन 12। साथ ही ये हिस्टामिन हमारे बॉडी में डेवलप करता है T हेल्पर 2 को या फिर टॉलरेंस इंड्यूसिंग डेंड्रिटिक सेल्स को। इन सब के साथ ही इंड्यूस करता है ह्यूमरल इम्यूनिटी को एवं सप्रेस करता है सेलुलर इम्यूनिटी को। साथ ही ये हमारे सेल के अंदर T हेल्पर 2 को सप्रेस करता है एवं साइटोकाइनेज को। ओवरऑल देखा जाए तो हिस्टामिन H2 रिसेप्टर हमारे बॉडी पे इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है एलर्जी पे, ऑटो इम्यूनिटी पे, मैलिग्नेंट डिसीज पे एवं ग्राफ्ट रिजेक्शन पे। इन जगह इनडायरेक्टली रोल प्ले करता है हिस्टामिन H2 रिसेप्टर। इन सब के साथ ही हिस्टामिन H2 रिसेप्टर के पास न्यूरो इंडोक्राइन रोल होता है हमारे CNS में।